हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, राजस्थान पीटीईटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 24 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, जान पर खेलना का तात्पर्य क्या होता है? प्राणों को संकट में डालना, बी है निडर होना, सी है बलवान होना, डी है किसी की ना मानना। जान पर खेलना इसका तात्पर्य क्या होता है, या आप ये भी कह सकते हैं जान पर खेलना इसका मुहावरा क्या होता है, लोकतृति क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि जान पर खेलना तात्पर्य क्या होगा। तात्पर्य, मुहावरे, अर्थ, लोकतृति एक ही बात होती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बताइए क्या आंसर होगा। जान पर खेलना इसका अर्थ होता है प्राणों को संकट में डालना, यानी ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे बीएसटीसी या पीटीटी 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को पता है कि पीटीटी के एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन और बीएसटीसी के एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? दोहा, सोरठा, सेवैया, कवित। कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है, ये आपको बताना है। सवैया। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है? आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है? आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है अपरिग्रह, यानी वी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांप सूंघना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रसन्न होना, बी है दुखी होना, सी है सहम जाना, डी है भाग जाना। सांप सूंघना मुहावरा इसका अर्थ क्या होगा? सांप सूंघना, अगर आपने कोई गलती की है और ऐसी गलती किसी को पता चल जाए तो बहुत गुस्सा करे, तो उसी को कहते हैं सांप सूंघना, यानी कि अपनी गलती पर सहम जाना। यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? आपने कोई गलत काम किया है, उस काम को करने के बाद आप पछता रहे हैं। हाथ पसारना, हाथ पर हाथ धरे बैठना, हाथ मलना, हाथ धो बैठना। पछताने के लिए कौन सा मुहावरा होगा? तो पछताने के लिए होता है यानी हाथ मलना। आपने इंटर की परीक्षा दी और पूरी साल आपने पढ़ा नहीं और आप फेल हो गए, ठीक है। जब रिजल्ट आ रहा है, आपको पता है कि हम फेल हैं। रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, आपको पहले से ही पता है कि मैंने पढ़ा नहीं है 1 साल से, तो मैं तो फेल ही हूँगा। तो आप हाथ मल रहे हैं, रिजल्ट आपका निकल रहा है और आप हाथ मल रहे हैं, आप पछता रहे हैं कि काश पढ़ लेता, मैं पास हो जाता। तो इसका हो जाएगा हाथ मलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस, शून्य का तद्भव शब्द क्या होता है? शून्य का तद्भव शब्द, ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से निकले हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि शून्य का तद्भव शब्द क्या होगा? तो
शून्य का तद्भव शब्द क्या होता है? शून्य। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? शाक का तद्भव शब्द क्या होगा? ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से निकले हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। शाक का तद्भव शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। पूरा टेस्ट लगाएगा, पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है हिंदी का। 20 से छोड़कर किसी बच्चे को नहीं जाना है। शाक का तद्भव शब्द होता है साग, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो यहाँ पर बात हो रही है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। यह, आप, कौन, कोई। कोई आ रहा है, मान लीजिए कोई आ रहा है, कौन आ रहा है आपको कोई पता नहीं है कि कौन। जैसे कि कोई व्यक्ति खड़ा है आपके सामने, कौन, उसने बताया कि मैं ये हूँ, आप, यह, ये तो होंगे नहीं। लेकिन कोई जो है ना ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। टी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस को सॉल्व करिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। क्वेश्चंस को समझिए कि क्वेश्चंस में पूछा क्या था, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर ही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा झरना का पर्यायवाची है? झरना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सोता, निर्झर, स्रोत, ये सभी। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए झरना का पर्यायवाची शब्द सोता भी होता है, आप लोगों को पता ही है, निर्झर भी होता है और स्रोत भी होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये सभी। 60 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। आधा गांव के रचयिता कौन है? राही मासूम रजा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा, राय कृष्णदास। आधा गांव के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। आधा गांव के रचयिता हैं राही मासूम रजा, यानी ये ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, मासूम रजा ये आधा गांव के रचयिता हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 61 क्वेश्चन क्या है? जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसको क्या कहते हैं? यानी जिसने अपना कर्जा चुका दिया हो, यहाँ पर अलग है ना। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो या अपना ब्याज चुका दिया हो उसको क्या कहते हैं? तो जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे हम कहते हैं ऋण, यानी बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। स्तुति का विलोम शब्द क्या होता है? निंदा, प्रशंसा, विस्तुति, अस्तुति। स्तुति का विलोम शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए स्तुति का विलोम शब्द होता है निंदा, यानी ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है? अब देखिए मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि अगुवाई, तो बोलने से ही पता चल रहा है, यानी कि जब आप इसे बोलेंगे अगुवाई आई, अगुवाई आई, साफ पता चल रहा है कि इसमें क्या प्रत्यय होगा। लास्ट वाला शब्द क्या होगा? आई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आई प्रत्यय हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भव धन उक ये किसकी संधि है? भव धन उक, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा कि भावु की संधि क्या होती है? भव धन उक, तो ये संधि जो है ये भावुक की संधि हो जाएगी, भव धन उक। तो टी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाए। तो ये तो आपको पता चल गया कि भावुक में भावुक की जो संधि होती है वो होती है भावुक, ये तो आपको पता चल गया। अगर मान लीजिए पेपर में पूछ लिया जाए कि भावुक में संधि कौन सी होगी, ये भी तो पेपर में पूछा जा सकता है। तो भावुक में कौन सी संधि होगी? अयादि स्वर संधि, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्वर कितने होते हैं? 5, 7, 9 या 10? स्वर कितने होते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्वर जो है ना कुल 10 होते हैं, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अब आप लोग मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा।
तो स्वर जो हैं कुल 10 प्रकार के होते हैं, ये तो आपको पता चल गया। और स्वर कौन कौन से होते हैं वो भी जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए छोटा आ हुआ, बड़ा आ हुआ, ठीक है, छोटी ई हुआ, बड़ी ई हुआ, ओके, बड़ी ई हो गया आपका, छोटा ऊ हुआ, उसके बाद बड़ा ऊ हुआ, उसके बाद री हुआ, ठीक है, फिर इसके बाद ए हुआ, ए हुआ, ठीक है, उसके बाद ओ हुआ, फिर उसके बाद अ हो गया। तो ये स्वर होते हैं। वैसे तो स्वर 11 तरीके के होते हैं, लेकिन जो आपका ये री है ना, री देख रहे होंगे आप लोग, तो ये जो री है ना, तो री को अर्ध स्वर माना जाता है, यानी कि आधा स्वर माना जाता है, इसे स्वर में शामिल किया गया है। तो वैसे तो ऑप्शंस में 10 दिया जा रहा है, तो आप 10 पर टिक कर सकते हैं, वैसे 11 होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संतोष का विलोम शब्द क्या होता है? असंतोष, वितोष, संताप या प्रकोप? संतोष का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चंस भी काफ़ी यूनिक है भैया मेरे पेपर में आने वाला। और BSTC की क्लास से आप जो है आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी हैं, जरूर ज्वाइन करें आप लोग। तो संतोष का विलोम शब्द क्या होता है? संतोष का विलोम शब्द होता है असंतोष। क्या कहते हैं इसको? असंतोष। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। विद्वान किसका पर्यायवाची है? कोविद, ऋतुपति, दैत्येंद्र, ईसु। विद्वान किसका पर्यायवाची शब्द है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो देखिए विद्वान जो है ना, ये कोविद का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिरण का पर्यायवाची है? हरिण, कुरंग, सारंग, ये सभी। हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए हिरण का पर्यायवाची शब्द हरिण भी होता है, कुरंग भी होता है और सारंग भी होता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी हिरण के पर्यायवाची शब्द हैं। 69 क्वेश्चन क्या है गाइस कि पंचरत्न का समास विग्रह क्या होता है? पंचरत्न का समास विग्रह क्या होता है ये आपको बताना है। यानी कि 5 रत्नों का समूह, यानी वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 रत्न यानी 5 रत्नों का समूह, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पंचरत्न में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? अब ये तो आपको पता चल गया कि पंचरत्न में इसका समास विग्रह हो जाएगा 5 रत्नों का समूह, ये तो आपको पता चल गया। अगर मान लीजिए पेपर में ये पूछ रहे हैं कि पंचरत्न में कौन सा समास होगा, क्योंकि ये संख्यावाची शब्द है, संख्या यानी कि 5 संख्यावाची है, तो यहाँ हो जाएगा द्विगु समास। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जिस पर विजय पाना कठिन हो का क्या अर्थ होता है? जैसे कि मान लीजिए मेघनाथ था, इसको इंद्रजीत बोलते हैं, इस पर विजय पाना कठिन था। क्यों कठिन था? क्योंकि कोई जानता ही नहीं था कि इसको कैसे मारा जाए। तो मेघनाथ को इंद्रजीत कहा जाता था, जिस पर विजय पाना कठिन था। रावण पर विजय पाना कठिन था, रावण पर। तो बताइए क्या आंसर होगा जिस पर विजय पाना कठिन हो? तो जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्जय, यानी वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? महादेवी, पंत, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिव मंगल सिंह सुमन। पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन, यानी डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है? अब देखिए इसमें अर्थ का प्रयोग हो रहा है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मुहावरा क्या होगा, लोकतृप्ति क्या होगी। आज पूछ लिया गया अर्थ क्या होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों चीज़ें एक ही होती हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने चोरी की है, पुलिस आपके सामने खड़ी है, तो चोरी आपने की है तो आपको डर लगेगा, ये तो वास्तविक है।
ठीक है, तो आपने चोरी की, आपको डर लगेगा, तो इसको क्या कहते हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका। अपराधी व्यक्ति सदैव संस्कृत रहता है, यानी बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? पढ़िए और फिर आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, बताइए क्या आंसर होगा। राम और सीता वन को गए, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, मीत का तत्सम शब्द क्या है? मीत का तत्सम शब्द क्या हो? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकले हों वो तत्सम शब्द कह जाते हैं, ये तो आपको पता ही चल गया, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है कि मीत का तत्सम शब्द क्या होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो शब्द संस्कृत भाषा से निकले हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि मीत का तत्सम शब्द क्या होता है? मितवा, ऋतवा, मित्र या प्रेमी? तो इनमें से संस्कृत भाषा का शब्द हो जाएगा मित्र। मित्र जो है ना ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द है वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो परिणाम में कौन सा उपसर्ग होगा? परिणाम, बताइए क्या आंसर होगा। स्टार्टिंग का शब्द, शुरुआत का शब्द देखिए, इसमें हो जाएगा परि उपसर्ग, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, महाधन उत्सव किसका संधि विच्छेद है? महाधन उत्सव, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि महाधन उत्सव जो है ना, महाधन उत्सव ये महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए ये तो आपको पता चल गया कि महा उत्सव की संधि विच्छेद होती है महोत्सव। और अगर पेपर में पूछ लिया जाए, मान लीजिए पेपर में पूछ लिया जाए कि महोत्सव में कौन सी संधि होगी, संधि का नाम क्या है इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगी गुण संधि। महोत्सव में हो जाएगी कौन संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन एक प्रेमचंद की कहानी नहीं है? बड़े भाई साहब, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, चीफ की दावत। कौन एक प्रेमचंद की कहानी नहीं है ये आपको बताना है। चीफ की दावत, चीफ की दावत जो है ना ये प्रेमचंद की कहानी नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है ये आपको बताना है। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डीएम मुक्तिबोध। अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है ये आपको बताना है। अकाल और उसके बाद जो है ना ये नागार्जुन की रचना है, तो ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन एक प्रेमचंद की रचना है? त्यागपत्र, झूठा सच, सुनीता, निर्मला। निम्न में कौन एक प्रेमचंद की रचना है ये आपको बताना है। देखिए निर्मला जो है ना ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ये आपको ध्यान रखना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कंकाल, तितली, आकाशदीप, परख। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है ये आपको बताना है। देखिए परख जो है ना ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, जयशंकर प्रसाद।
किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की, ये आपको बताना है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी साहित्य इतिहास प्रतिनिधि की रचना नहीं की, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो है ना, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एटी 84 क्वेश्चन हमारा, सिंहावलोकन किसकी कृति है? यशपाल, ज्ञानेन्द्र, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सिंहावलोकन किसकी कृति है, यह आपको बताना है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिंहावलोकन जो है ना ये यशपाल की कृति है, तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सब प्राची पश्चिम भू नभ अपार, पूछ रहे हैं दिक दिगंत, वीरों का कैसा हो पसंद, किसकी रचना का अंश है? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये जो रचना है ना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी कुंडली वसै किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है? महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, मंत्री पुष्पा, ममता कालिया। कस्तूरी कुंडली वसै किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है, यह आपको बताना है। मंत्री पुष्पा, ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी भारतीय भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है? 18, 22, 25 या 30? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी भारतीय भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है? तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 22 भाषाओं को प्रदान किया जाता है। 88वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम, सूरजपाल चौहान, नामवर सिंह। निम्न में कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है, यह आपको बताना है। निम्न में कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है? नामवर सिंह जो है ना ये दलित विमर्श के रचनाकार नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जो है ना ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। मनोवांछित, मनोवांछित ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अब आपको यह बताना है कि अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है। अनुग्रहित लिखने का तरीका क्या है? अनुग्रहित, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए आपकी पीटीटी क्लासेस तो चली रही हैं आप लोगों की, और बीएसटीसी की भी क्लासें आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी हैं, तो क्लासों को वॉच करिए आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट भी करिए आप लोग। जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को पता है बीएसटीसी के एग्ज़ाम में हिंदी के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पीटीटी के एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अनुग्रहित की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? तो अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है? अनुग्रहित लिखा जाता है ऐसे, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनंत, पुष्कर, अंबर, खग। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये आपको बताना है।
देखिए अंबर जो है ना, ये आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, घा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंतः। देखिए का हुआ, खा हुआ, गा हुआ और घा हुआ। ये जो उच्चारण है कंठ से बोले जाने वाले हैं। तो घा से घड़ी, घा घा घा, घा जो है ना ये कंठ से बोला जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञा से ज्ञानी वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है क्वेश्चंस। ज्ञा से ज्ञानी किन वर्णों के संयोग से बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए ज्ञा से ज्ञानी जो है ना, ये जा प्लस या के संयोग से बना है, जा प्लस या। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि इसको क्या बोला जाता है, इस उच्चारण को क्या बोला जाता है। इसको बोला जाता है या। तो जा प्लस या के संयोग से, वर्णों के संयोग से ये बना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? पतला होना, गर्मी बढ़ना, बहुत शर्मिंदा होना, प्रसन्न होना। आपने ऐसा कोई काम किया हो गलत, किसी को पता चल गया, ठीक है, वो काम अच्छा नहीं है, वो आपने काम किया है, तो इसको क्या बोलते हैं? यानी कि बहुत शर्मिंदा होना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अति उपसर्ग में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना? अतियुक्ति, अतिशय, अतिरिक्त, अधीन। अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना, ये आपको बताना है। अति उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं? अधीन जो है ना, ये अति उपसर्ग से शब्द नहीं बना है। अब देखिए अतियुक्ति, इसमें भी अति आ रहा है, इसमें भी अति आ रहा है और इसमें भी, लेकिन अधीन में अति नहीं आ रहा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो विज्ञान जानता हो के लिए एक शब्द क्या होता है? जो विज्ञान जानता हो के लिए एक शब्द क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो विज्ञान जानता है उसको हम कहते हैं वैज्ञानिक। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 98 क्वेश्चन क्या है, निम्न में आदि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? आदि का विलोम शब्द प्रथम, अंतिम, अंत या आगे। आदि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आदि शब्द का विलोम शब्द होता है अंत। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वरी, यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? दिन, रात, कपड़ा, कमल। सर्वरी, यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए सर्वरी, यामिनी तथा रजनी शब्द जो है ना, ये रात के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, देख लीजिएगा एक बार आप लोग। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इनमें से कोई नहीं। चट्टान शब्द किस शब्द से संबंधित है? तो स्त्रीलिंग शब्द है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने पीटीटी 2024 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि आपके बीएसटीसी के एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और पीटीटी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीटीटी के एग्जाम में 50 क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे और बीएसटीसी के एग्जाम में हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप बीएसटीसी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासकर हिंदी वाले पार्ट की, तो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीएसटीसी के एग्जाम में भी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना मत जरूर कमेंट बॉक्स में दें कि कैसा वीडियो लगा आप लोगों को। चैनल पर नए हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप एसटीसी या पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।